अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ इनकम। देखिए, इनकम का तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा। इनकम का मतलब है कि पैसे, रकम जिससे आपका घर चलता है। अब पाकिस्तान के अंदर कानून के मुताबिक जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम इन्होंने बताए, यानी डिफरेंट सोर्सेज बताए हैं इनकम के, कि भाई इन 5 तरीक़ों से कोई शख्स जो है ना पैसे कमा सकता है। इन 5 तरीक़ों से एक शख्स के पास इनकम आ सकती है। पहला तरीका है सैलरी, यानी कि आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी सरकारी इदारे के अंदर आपकी जॉब है। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी है आपने वो रेंट पे दी हुई है, उससे जो पैसे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, आपका कोई कारोबार है, कोई दुकान चलाते हैं, या प्रोफेशन, या जो आपका प्रोफेशन है आप उसकी सर्विसेज देते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं। अच्छा, यहाँ पे वो प्रोफेशन वाले लोग नहीं आएंगे जो कहीं पे जॉब करते हैं, जैसे कोई सरकारी डॉक्टर है, कोई सरकारी इंजीनियर है, या किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है, तो वो नहीं कहलाएगा। सिर्फ प्रोफेशन यानी सिंपल डॉक्टर है, फ्रीलांसिंग काम करता है, अपनी सर्विसेज देता है, जैसे इलेक्ट्रीशियंस वगैरह होते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा जी, उसके बाद है कैपिटल गेंस। जो कैपिटल गेंस से जो आप इनकम कमाते हैं वो भी जनाब आपका एक सोर्स है। इसी तरीके से बाकी इन 4 के अलावा किसी और सोर्स से जो भी आपको इनकम आती है वो फिर आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इनकम है ना वो इन 5 तरीकों से आपके पास आती है। तो कानून ये कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें ये कहता है कि भाई साहब, अगर आपको इन 5 में से किसी भी जगह से जो भी इनकम आएगी ना वो टैक्सेबल है। हाँ जी, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। असल काम की ये चीज़ है जो मैं बताने जा रहा था, कि भाई अगर आप सैलरी आपको मिलती है तब भी आपको टैक्स पे करना है। आप प्रॉपर्टी रेंट आउट दिया हुआ है, रेंट मिलता है, उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। आप बिजनेस दुकान वगैरह चलाते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी टैक्स देना है। आप प्रोफेशन है आपका, उसकी सर्विसेज देते हैं, उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। आप कैपिटल गेन से कुछ कमाते हो, वहीं पे भी आपने टैक्स पे करना है। और आप अगर किसी और सोर्स से कमाते हो, जैसे कोई आपने बैंक में अपने जो है ना पैसे डिपॉजिट किए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट से आपको, यानी बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, या कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह निकला है, तो अगर इस तरह की कोई है तो वो भी जनाब आपको क्या है, उसके उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। तो कहने का मतलब है जो सेक्शन 11 है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो हमें एक्चुअली बताता है कि जनाब 5 हेड्स हैं इनकम के, यानी 5 सोर्सेज हैं या 5 किस्म के कैटेगरीज हैं इनकम की। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सैलरी इनकम। अब सैलरी इनकम सिंपल वही कि अगर आप कहीं पे मुलाजिम हैं और आप एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयर जो मालिक है, आपका जो सेट है, जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, जो इदारा है, सरकारी इदारा है, वो आपको पैसे देता है। ठीक है ना? अब उसमें जो सैलरी है ना, उस सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। एक तो सिंपल आपकी बेसिक सैलरी, अगर आपकी 1 लाख तनख्वाह है तो उसमें से 60-70 हज़ार आपकी बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद उसके अंदर अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल है, ट्रैवल अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंसेस हैं, जिसके अंदर गैस, बिजली, पानी वगैरह का बिल वगैरह आता है, उसके अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको पानी का, गैस का, बिजली का बिल जो है ना अलाउंसेस की सूरत में मिलता है, यानी उसकी सैलरी के अंदर ना 10-15 हज़ार उनको दे देते हैं कि अच्छा जी, ये आपके महीने के जो है ना वो जो यूटिलिटी बिल्स है ना, ये उसका अलाउंस है। ठीक है ना? इसी तरीके से आपको जो बोनस मिलता है हर ईद के ऊपर, जो कुछ जो लोग प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं, जैसे हमारे दोस्त जो समा चैनल के अंदर काम करते हैं, आपको पता है उनको हर ईद के ऊपर एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जो बोनस मिलता है। फिर कुछ लोग हैं उनको कमीशन जो मिलती है वो भी सैलरी का एक कंपोनेंट है। आप अगर ओवरटाइम काम करते हैं तो उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी सैलरी है। जैसे हमारे यहाँ पावर प्लांट जो है गुड्डू थर्मल में, तो वहाँ पे क्या होता था, एक तो वो 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन अगर कोई इंजीनियर या सब इंजीनियर या कोई हेल्पर या जो है ना वो अगर 8 घंटे से ज़्यादा भी काम कर रहा है, डबल शिफ्ट लगा रहा है, तो उसको यानी कि ओवर टाइम जो है ना पेमेंट मिलती थी। इसी तरीके से आपको पैसों के अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कंपनी ने कोई गाड़ी दी है, कोई फ्री में घर दिया हुआ है रिहाइश के लिए, या आपको फ्री में बिजली, गैस, पानी वगैरह मिलता है, तो वो भी आपकी सैलरी का एक कंपोनेंट ही माना जाता है। इसी तरीके से जो आपको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, या लीव इनकैशमेंट, यानी कि आपने जो छुट्टियां नहीं की उसकी जो पेमेंट मिलती है वो भी सैलरी का कंपोनेंट माना ही जाता है। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी।
अच्छा जी, अब इसके अंदर इन्होंने ये हमने देखना है कि वो जो सैलरी की जो इनकम है उसको उसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। क्या सैलरी के जो सारे कंपोनेंट है सबके ऊपर टैक्स लगता है? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ इस तरह के कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर तो 100% वो फुली टैक्सेबल है, यानी उसके ऊपर टैक्स लगता है। कुछ इस तरह के कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर पार्शियली जो है ना वो उनको हमने इस्तिस्ना दी हुई है और पार्शियली उसके ऊपर टैक्स लगता है, जैसे मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट है। लेकिन कुछ इस तरह के भी वो कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर 100% जनाब वो माफ़ हैं, वो हम काउंट नहीं करते, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जैसे स्पेशल ड्यूटी है, ट्रैवल अलाउंस है और कुछ कंडीशनल एग्जेम्प्ट हैं। यानी उसके अंदर ये है कि जो जैसे पेंशन है या जो एम्प्लॉयर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है प्रोविडेंट फंड के अंदर, उसके ऊपर भी आप वो जो है ना टैक्स वगैरह नहीं लगता, वो हम डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? तो ये हो गया हमारा सैलरी इनकम। उसके बाद जनाब दूसरा सोर्स क्या है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल, अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ कि अगर आपने कोई घर या बिल्डिंग या कोई दुकान, कोई इस तरह का प्लॉट अगर रेंट पे दिया होता है, उससे जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है और उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना होता है। अब इसके अंदर एक तो रेंट है ना, रेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक उसके अंदर आता है वो यानी कि जो आपने ज़मीन दी हुई है उसका वो इस्तेमाल करके आपको जो रकम देता है, एक वो चीज़ होती है। लेकिन उसके अंदर दूसरी चीज़ एक और भी होती है जो आप एडवांस में या सिक्योरिटी जो लेते हैं ना, वो भी रेंट का हिस्सा कहलाती है, ठीक है? जिसको फ़ोरफ़िटेड डिपॉज़िट भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब इसका प्रोसीजर क्या है, उसको किस तरह कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है? एक तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि पूरे साल में आपको कितनी यानी कि आपको रेंट आता है। मिसाल के तौर पर अली है, उसको पूरे साल के अंदर 5 लाख रेंट आता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि 5 लाख में से वो जो आपके खर्चे हैं ना एक्सपेंसेस वो आपने माइनस करने हैं। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर वो जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने। मिसाल है अगर वो 5 लाख आपका पूरे साल का रेंट आता है तो उसमें से 50,000 आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो माइनस कर दें तो टोटल पीछे कितना बचेगा? 4,50,000। अब 4,50,000 जो है ना आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और यही अमाउंट टैक्सेबल है और इसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18, यानी बिजनेस से जो आपको कमाई आती है, पैसा आता है, माल और दौलत आता है, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इसके अंदर एक तो है ट्रेड करना, ठीक है, दूसरा है कॉमर्स, ई कॉमर्स, कोई मैन्युफैक्चर कोई चीज़ प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हैं, या आपका कोई प्रोफेशन है उसकी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशन से मुराद कोई नौकरी या जॉब नहीं है, जैसे कोई डॉक्टर्स होते हैं सरकारी मुलाजमत करते हैं, या कोई इंजीनियर है वो किसी कंपनी डेस्कॉन में या नेस्पाक में जॉब कर रहे हैं, वो नहीं भाई। जो अलग से यानी ऐसे ही आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, उनके अपनी बस शॉप्स वगैरह होती हैं, सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज की वो ना यानी कि वो एक किस्म की आपको जो है ना वो आपसे पेमेंट वसूल करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल देखें, एक तो होता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यानी आपका बिजनेस है उसमें जो आपसे प्रॉफिट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। मिसाल के तौर पर आकाश, आकाश के पास एक फर्नीचर की दुकान है और उससे जो उसको प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। इसके अलावा जनाब इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर आपकी कोई ट्रेड एसोसिएशन है या आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, आप 10-12 दोस्त हो, आप लोगों का एक डॉक्टर्स का ग्रुप है और आप लोग सर्विसेज देते हो, आप प्राइवेट काम कर रहे होते हो, फ्रीलांसिंग काम कर रहे होते हो, किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए, तो हम यानी ये जो सर्विसेज आप देते हो इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम ट्रेड और प्रोफेशनल। या आप ट्रेडर्स का एक ग्रुप है, वो सेल आउट करते हैं, कोई चीज़ें सर्विसेज देते हैं, तो उसके ऊपर जो भी आपको इनकम उनको मिलती है वो टैक्सेबल है। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम हायरिंग और लीजिंग मशीनरी और व्हीकल्स, अगर आपने किराए पे कुछ जो है ना गाड़ियाँ रेंट पे दी होती हैं, आप बहुत सारे लोग रेंट का काम करते हैं ना, गाड़ियाँ उन्होंने किराए पे दी होती हैं, ट्रक रेंट पे दिए होते हैं, ठीक है ना, ट्रैक्टर्स जो है ना वो रेंट पे दिए होते हैं, उससे जो इनकम आएगी वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। इसी तरीके से अगर आप एक कंपनी हो और वो आप ना मैनेजमेंट के जो है ना आप वो है ना सर्विसेज के चार्ज करते हो, तो वो जो इनकम होगी आपको वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। ठीक हो गया जी? उसके बाद है कैपिटल गेन्स, ये भी एक हेड ऑफ इनकम है, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है यार? ये देखो, आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है या कोई प्रॉपर्टी है या कोई शेयर्स हैं, कोई आपने इस तरह की इन्वेस्टमेंट की है कि पहले आपने उसके ऊपर ₹10 लगाए,
2 दिन या कुछ सालों के बाद आपने उसको ₹10 में आपने एक चीज़ खरीदी और कुछ सालों के बाद आपने ₹50 में वो बेची। अब आपको कितना प्रॉफ़िट हुआ? बताओ ना? ₹40 ना। वो जो ₹40 होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। अब इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आकाश के पास एक गाड़ी थी, उसने कार खरीदी 8 लाख में और 2 साल के बाद उसने 10 लाख में बेच दी। तो अब उसको कितना प्रॉफ़िट मिला? 20 लाख ना, सॉरी 2 लाख ना। वो जो 2 लाख थे वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन। ठीक है? इसी तरीके से आकाश ने क्या किए, ₹50 में 100 शेयर्स यानी टोटल 5,000 लगाए उसने। और कुछ वक़्त के बाद उसने क्या किया, वो जो एक शेयर जो उसने ₹50 में खरीदा, उसने ₹70 में बेचा। तो टोटल कितना, यानी 7,000 में बेचा। तो अब मुझे बताओ उसने कितना कैपिटल गेन किया? 2,000। ये जो 2,000 वाली जो अमाउंट उसके पास आई है ना बच्चों, इसको बोलेंगे कैपिटल गेन। ठीक हो गया जी? तो इसके ऊपर उसने टैक्स पे करना। तो ये भी एक किस्म का इनकम, मतलब कुछ लोग इस तरह ही करते हैं। अगर ऑफ सीज़न में चीज़ें खरीद के रखते हैं, सस्ती लेके खरीदते हैं और जब सीज़न ऑन हो जाता है, तो वो जनाब जो है ना महँगे दामों बेच लेते हैं और प्रॉफ़िट कमा लेते हैं। वो जो प्रॉफ़िट कमाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअली कैपिटल गेन। अच्छा जी, उसके बाद है आखिरी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़। यार ऊपर जितने मैंने बताए ना, इसके अलावा बंदा कहीं से भी कोई कमाई करता है ना, इसके अलावा वो कहलाता है एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आकाश है ना, आकाश ने ना एक प्राइज़ बॉन्ड जीता है 1 लाख का। अब ये 1 लाख वाली कैटे कौन-सी कैटेगरी में आता है? क्या ये सैलरी है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? नहीं बाबा नहीं। क्या ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस है? या वो भी नहीं। क्या ये कैपिटल गेन है? पहले सस्ते में खरीदे थे, बाद में महँगा करके बेचा, वो भी नहीं है। तो भाईजान फिर ये क्या चीज़ है? भाईजान ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसी तरीके से अगर आकाश ने पैसे बैंक में जमा करवाए थे, डिपॉज़िट करवाए, उसके ऊपर बैंक वालों ने उसको सूद दिया। वो जो प्रॉफ़िट उसने कमाया सूद की मद में, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो जनाब कैपिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। आपने अक्सर देखा हो जब हम एटीएम में कार्ड लगाते हैं, तो एक ऑप्शन आता है कि जी आपका अकाउंट सेविंग है कि करंट है। तो जो सेविंग अकाउंट्स होता है ना, उसका ये होता है कि उसमें जब आप पैसे जमा कराते हैं, तो पैसे डिपॉज़िट करने की मद में हो बैंक जो है ना आपको प्रॉफ़िट देता है। वो जो प्रॉफ़िट है वो कौन-सी कैटेगरी में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी तरीके से रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने रेंट पे दी हुई है जो आपका बिजनेस का हिस्सा नहीं है। यानी आप मिसाल आपने अपनी ज़ाती कोई चीज़ रेंट पे दे दी, यानी मेरे पास एक लैपटॉप है थकल किस्म का, वो मैं रेंट आउट कर देता हूँ। मेरे पास एक इस्त्री है, वो मैं रेंट दे देता हूँ 2 महीने के लिए। या पंखा है, मैं लगा ये कारोबार नहीं है, वैसे मैं दे देता हूँ कुछ अर्से के लिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वहाँ से जो मुझे इनकम जनरेट होगी उसको मैं किस सोर्स में लगाऊंगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में डालूंगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा जी, अब इसको किस तरह हम ना कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल करके समझाता हूँ। मिसाल है, एक नाम है लड़के का मिस्टर अली। अब मिस्टर अली ना इन्हीं 5 ही हेड्स ऑफ इनकम से ना कमाई कमाता है। एक तो उसको सैलरी मिलती है 12 लाख, तो उसमें से 50,000 जो है ना वो अलाउंसेस वगैरह हम माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना उसने कमाया? 11,50,000, यानी 11,50,000 उसकी सैलरी है, जो टैक्सेबल अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी से भी उसको रेंट आता है, जो आता है 3 लाख है, लेकिन उसमें से 60,000 वो आप रिपेयर के जो है ना वो निकाल दें। ठीक है, कानून में लिखा हुआ है ना, मैंने आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिटेल में बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो डिडक्ट हो जाती हैं, तो वो डिडक्ट कर ली। तो पीछा उसके पास कितने बचे? 2,40,000। अब 2,40,000 का जो रेंट है वो भी टैक्सेबल है। उसके बाद आता है बिजनेस में उसको प्रॉफिट मिला 5 लाख, उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं 1 लाख माइनस किया, तो पीछे कितनी अमाउंट बच गई? 4 लाख। अब ये 4 लाख जो अमाउंट है ये भी टैक्सेबल है। उसके बाद है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन है कि उसने एक प्लॉट लिया सस्ते में और महंगा करके बेचा, तो उसमें से जो प्रॉफिट है 2 लाख, 2 लाख आपने इधर लगा दिए। इसी तरीके से अगर प्राइस बॉन्ड जीता तो वो भी 1 लाख में, यानी कि उसको मिला प्राइस बॉन्ड। तो अब ये जितने भी ये डिफरेंट उसकी अमाउंट्स हैं, है एक बंदा लेकिन इतना जीनियस है, हर जगह से पैसा कमा रहा है। क्या इसकी किस्मत है? ठीक है, तो ये जो जितनी भी ये अमाउंट है टैक्सेबल, अब हम सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जमा करेंगे। जमा करेंगे तो कितनी बनेगी? 20,90,000। अब कानून ये कहता है ये जो टोटल इसकी इनकम है 5 कैटेगरीज की, इसके ऊपर उसको हमने
टैक्स लगाना है, यानी सरकार हुकूमत इसके ऊपर आपको टैक्स लगाएगी। अगर हुकूमत ने कहा है कि जी आपको 10% टैक्स लगाया जाएगा, तो आपकी जो टोटल इनकम कितनी बनती है, टैक्सेबल इनकम 20,90,000, तो उसका 10% कितना बनेगा, 2,09,000। तो जनाब 2,09,000 आपने किसको दिए, सरकार को दिए, किसकी मद में, टैक्स की मद में। तो ये आपका टैक्स काट दिया गया, ठीक है ना। सो सेक्शन 11 जो है ना, उसके तहत अगर हम इसको फार्मूला बनाए ना, तो टोटल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी अगर है, प्लस में प्रॉपर्टी अगर वहीं से भी कोई पैसा आता है, प्लस बिजनेस में अगर वहीं से भी आता है, प्लस कैपिटल गेन अगर वहीं से भी आता है, प्लस अदर सोर्सेज। बाकी माइनस करने हैं डिडक्शन और एग्जम्पशंस जो कानून ने दी हैं, क्योंकि कानून आपको ना छूट भी देता है कि अच्छा ये चीज़ माइनस कर देना, ये ना डालो, ये भी माइनस कर दो, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये यानी कि डिडक्ट कर दो। उनको डिडक्ट करके बाकी जितने भी वो टैक्सेबल अमाउंट है उनको आपने प्लस करना है, और उसके ऊपर आपने जितना भी टैक्स है वो अप्लाई करना है। तो जो भी आपकी परसेंटेज आप अप्लाई करेंगे, जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपने सरकार को पे करना है। तो जनाब ये देखें, मैंने आपको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका समझा दिया। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो हेड्स ऑफ इनकम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बहुत ही सिंपल करके बताया, इसके अंदर ज़्यादा जो डिटेलिंग मैंने नहीं दी, ठीक है, ताकि ये इजी रहें और आपको आसानी से ये समझ आ जाए और पेपर में आए तो दमादम मस्त कलंदर हो जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।